Learn O World. Let's learn with animation. नमस्कार बच्चों। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है संवदिया और मैं इस कहानी का लेखक हूँ। मेरा नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। मेरा जन्म सन 1921 में हुआ तथा मेरी मृत्यु सन 1977 में हुई। आज ये कहानी हम पूरी तरीके से 3D एनिमेशन के द्वारा समझने वाले हैं, लेकिन हमारी कहानी शुरू करने से पहले हम कहानी के पात्रों को देखेंगे। नमस्कार बच्चों, मैं हरगोबिंद। मैं एक संवदिया हूँ। पहले के समय में जिन लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था वो हमारे माध्यम से अपना संदेश पहुँचवाते थे, और यदि किसी को गुप्त संदेश पहुँचाना होता था तो वो भी हमारे माध्यम से अपना संदेश पहुँचवाता था। परंतु आज के समय में अलग अलग पोस्ट ऑफिस खुल गई है, जिसकी वजह से लोगों को अब हमारी कम ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ बड़ी बहू। मैं इस कहानी में बड़ी बहू की भूमिका निभाने वाली हूँ। मेरे पति के मृत्यु के बाद मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। मेरे पति की मृत्यु के बाद उनके भाइयों ने सभी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा ली तथा मेरे गहने और कपड़े तक अपने साथ ले गए और जाकर शहर में बस गए। वह अपने बीबी बच्चों के साथ शहर में बस गए तथा मैं अकेले इस हवेली में रह गई, और अब मैं अपना गुजारा गरीबी में काट रही हूँ। नमस्कार बच्चों, मैं इस कहानी में बड़ी बहू की माँ की भूमिका निभाऊंगी। संवदिया एक अत्यंत मार्मिक कहानी है। संवाद या समाचार ले जाने वाले व्यक्ति को संवदिया कहा जाता है। हरगोबिंद एक संवदिया है। वैसे तो आज जगह जगह गांव में डाकघर खुल गए हैं, पर किसी गुप्त समाचार को ले जाने की आवश्यकता संवदिया को बुला ही लेती है। गांव की बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने अपने मायके समाचार भेजने के लिए हरगोबिंद को बुलाया। यह बड़ी हवेली कभी रौनक वाली होया करती थी, परंतु अब सब कुछ बिखर गया है। बड़े भैया के मरते ही तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा करके सब कुछ आपस में बांट लिया और वे गांव छोड़कर शहर जा बसे। गांव में बस रह गई बड़ी बहुरिया। उसे भूखा मरने तक की नौबत आ गई। अब उसे बथुआ साग खाकर पेट भरना पड़ रहा है। गांव की मोदियाइन बूढ़ी अपना उधार वसूलने के लिए बड़ी बहुरिया को खूब खरीकोटी सुनाती है। उस बूढ़ी के जाने के बाद बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को बुलाया। इस पर हरगोबिंद कहता है, अरे सुनते हो हरगोबिंद, बड़ी बहुरिया ने तुम्हें बुलाया है, जाओ जल्दी से जाओ। गांव में तो इतने सारे डाकघर हैं, बड़ी बहुरिया ने संदेशा देने के लिए मुझे क्यों बुलाया? लगता है कोई गुप्त समाचार भेजना होगा। चलो चलता हूँ। एक समय हुआ करता था जब यह हवेली भी खूब रौनक वाली थी। बड़ा भाई बहुत ही भला आदमी था, पर भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब उसके मरने के बाद बड़ी बहुरिया के शरीर के जेवर खींचकर उतार लिए गए और उसको आपस में बांट लिया गया। इस दुखदाई दृश्य को मैंने अपनी आँखों से देखा था। एक प्रकार से देखा जाए तो बड़ी बहुरिया का चीरहरण हुआ था। उसके शरीर की बनारसी साड़ी उतरवा कर उसके भी 3 टुकड़े किए गए थे और आपस में बांट लिया गया था। यह भाइयों की निर्दयता की चरम सीमा थी। भाग्य तो देखो, आज बड़ी बहुरिया किस हाल में रह रही है। अरे बाल गोविंद जी, आप आ गए। आपसे एक संवाद देना था। जब बड़ी बहुरिया संवाद दे रही थी, संवाद देते देते उसकी आंखें भर आईं और वो रोने लगी और मुझसे कहती है, आप माँ को एक संदेश देना और उनसे कहना। मैंने बड़ी बहुरिया को पहली बार रोते देखा। इस पर मेरी भी आंखें भर आई थी, पर मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि अपना जी मत छोटा करो, अपना दिल कड़ा करो। और कितना दिल कड़ा करें, मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। फिलहाल आप यह संवाद ले जाइए और माँ से कहना कि मैं वहीं आकर रहूँगी। वहाँ भैया भाभीयों की नौकरी कर कर अपना गुजारा कर लूँगी। बच्चों की जूठन खाकर एक जगह पड़ी रहूँगी, लेकिन अब यहाँ रहना कठिन हो गया है।
उनसे कहना यदि वह मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाएंगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। बथुआ, साग, इन बेकार चीज़ों को खाकर मैं कब तक गुजारा करूँगी। उधार मांगकर तो मैं घर चला रही हूँ। आज मुदियाइन बूढ़ी भी मुझे खूब खरी खोटी सुना कर गई, क्योंकि मैंने उनका उधार लिया था, पर उन्हें वापस करने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं था। बस मैं उनकी बातें सुनती रही। अब मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं बचा है। मैं किसके लिए इतना सहूँगी? ये बात आप जाकर माँ से कह देना। यह सब सुनते ही हरगोविंद का मन कलपने लगा और वह कहता है, अब मैं क्या मुंह लेकर ये संवाद सुनाऊंगा? तब गांव में रह ही क्या जाएगा जब गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर चली जाएगी। एक संवादिया को जिस भाव, जिस स्वर में वह संवाद सुनाया गया है, ठीक उसी प्रकार संवाद पहुंचाना होता है। मैं कैसे यह संवाद सुनाऊंगा? कैसे कहूँगा कि साग बथुआ खाकर बहुरिया गुजारा कर रही है? गांव वाले मेरा नाम लेकर थूकेंगे, कहेंगे कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। पर क्या करूं, संवाद तो पहुंचाना ही होगा। हरगोविंद बिना राह खर्च लिए ही थाना बीपुर जाने वाली डाक गाड़ी में जा बैठा। वह बड़ी बहुरिया के शब्दों को याद करके उन्हें उसी लहजे में कहने की हिम्मत जुटा रहा था। कटियार जंक्शन पर पहुंचकर बीपुर स्टेशन की गाड़ी बदली। जब गाड़ी उस स्टेशन पर पहुंची तब उसका जी भारी हो गया। हरगोविंद के गांव में प्रवेश करते ही गांव वालों ने उसे पहचान लिया कि जलालगढ़ गांव का संवादिया आया है। बड़ी बहुरिया के घर पहुंचकर बड़ी बहुरिया के भाई ने अपनी दीदी का हालचाल पूछा। घर पहुंचकर हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता की पावलागी की, यानी कि पैर छुए। अब इसके आगे की कहानी आप खुद देखिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम बेटा, खुश रहो। मेरी बेटी कैसी है? कहो, क्या समाचार लाए हो? सब ठीक है माता। बड़ी बहुरिया एकदम ठीक है। दरअसल कल मैं सिरसिया गांव आया था, तो अतः आज आप लोग के दर्शन करने चला आया। अच्छा, संवाद तो सुनाओ। क्या संवाद भेजा है बेटी ने? अरे कुछ नहीं माता, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुरिया ने कहा है कि छुट्टी होने पर दशहरा के समय वह गंगा जी के मेले में आकर आपसे भेंट मुलाकात कर जाएगी। मैं भी बाबू लोग से कह रही थी कि अपनी दीदी को जाकर लिवा लाओ, उसकी याद बहुत आती है। अब उसका वहाँ रह ही क्या गया है, कोई खोज खबर नहीं लेता। मेरी बेटी वहाँ पर अकेली है। यह सुनकर मैं उन्हें दिलासा देता हूँ कि अरे माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। बड़ी बहुरिया तो गांव की लक्ष्मी है, वह गांव को छोड़कर शहर नहीं जा सकती। हरगोविंद वहाँ रात को रुकता है। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की बातों को सुनकर इतना भावुक हो चुका था कि वह उस बात को उन्हें सुना ही नहीं पाया, तथा ना उसने रात को खाना ठीक से खाया और ना उसे नींद आई। उसने निश्चय किया कि वह सुबह होते ही बूढ़ी माता को सारा संवाद सुना देगा, पर वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने लौटने का निश्चय किया तो बूढ़ी माता बोली, बेटा ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों थे? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं रह गई, पर थोड़ा सा चूड़ा और बासमती धान है, वही लेते जाओ। जी माता। वह चूड़ा लेकर मैं स्टेशन पहुंच गया, पर अब मेरे पास केवल इतने पैसे थे कि मैं कटिहार तक ही जा सकता था। वहाँ से गांव 20 कोस दूर था, तो मैंने पैदल चलने का निश्चय किया। 10 कोस तो मैं चल लिया, फिर कस्बा शहर पहुंचकर पेट भर पानी पी लिया। अब मुझे वो बड़ी बहुरिया की नम आंखें याद आने लगीं और मैंने सोचा कि वह बड़ी बहुरिया बेचारी भूखी प्यासी राह देख रही होगी। फिर मैं चलता गया। गिरते पड़ते मैं किसी तरह बहुरिया की हवेली तक पहुंच गया। हरगोविंद भाई, तुम आ गए? क्या हो गया तुमको? जब मैंने हाथ टटोल कर देखा तो मैं बिछावन पर लेटा हुआ था। सामने बैठी छाया में बहुरिया को देखकर मैंने बोला, बड़ी बहुरिया। थोड़ा सा दूध पीकर मुझे होश आया। मैंने फ़ौरन ही बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगी और कहा,
बड़ी बहुरिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा संवाद नहीं पहुंचा पाया। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि गांव छोड़कर ना जाओ। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। तुम मेरी माँ समान हो, सारे गांव की माँ हो। अब मैं निठल्ला नहीं बैठूंगा और तुम्हारा सारा काम करूंगा। इस पर हरगोविंद केवल इतना चाहता था कि उसे आश्वासन मिल जाए कि बड़ी बहुरिया गांव छोड़कर नहीं जाएगी। वह खुद को उसका बेटा बना लेता है तथा उसको अपनी माँ। सामने बैठी बड़ी बहुरिया भी गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूरा डालकर उसे मिलाने लगी और अपनी गलती पर पछता रही थी कि उसे संवाद नहीं भेजना चाहिए था। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Explanation by Anshika Ma'am. Subscribe to learn O World in